अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सोहेल ओवरसीज़ वॉइस से। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में एक शख्सियत की ही ज़्यादा बात होगी। उसके आखिर में मैं दो तीन लोगों के हवाले से, ख्वाजा साद रफ़ीक, वो मुनाफिक सहाफ़ी गरीदा फ़ारूकी के हवाले से और तलाल चौधरी के हवाले से मुख्तसर सी बात करूँगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि दुनिया की हर चीज़ अपने मंतकी अंजाम की तरफ ज़रूर बढ़ती है और हर चीज़ दुनिया में ही आश्कार होके जाती है। इसीलिए अब हमारे पाकिस्तान के प्रॉपर्टी के सबसे बड़े टाइकून जनाब मलिक रियाज साहब भी इन दिनों इसी चीज़ का शिकार हैं। अब वो अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं या कि वो अपने प्रीवियस जो भी उनसे कोई पाकिस्तान में गलतियां सरजद हुई हैं उसका कफ़ारा अदा करने के लिए उनके अंदर एहसास जागा है। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए मलिक रियाज साहब को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया। बिल आखिर मलिक साहब पाकिस्तान छोड़ के तो यूएई में आके, दुबई में आके बैठ गए। वहाँ पर उनका कारोबार भी है, ज़ाहिर है वो कमी तो है नहीं, बल्कि दुनिया के कई ममालिक से उनको ऑफ़र होती है कि हमारे यहाँ आके काम कीजिए। बड़े टाइकून हैं, प्रॉपर्टी के हवाले से बेपनाह तजुर्बा रखते हैं। लिहाजा मलिक साहब दुबई में जाके बैठ गए और इसके बावजूद उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया गया कि आप इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अल कादर ट्रस्ट के हवाले से गवाही दें। अब मलिक साहब इस बारे में इतना तो ज़रूर जानते हैं कि इसमें इमरान ख़ान ने ना तो कोई पैसा खाया है, ना इमरान ख़ान ने इसमें कोई करप्शन की है, बल्कि जो पैसा वापस आया भी है यूके से, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है और उस अकाउंट में पड़े पड़े उस पैसे ने अब बच्चे देने शुरू कर दिए हैं और 13 अरब का सुना है अभी तक कि वो मुनाफा दे चुका है वो पैसा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मलिक रियाज साहब ने, मैंने जैसे कहा कि सारी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से काम किया है और मलिक रियाज साहब ने 2006 और 2007 में मैं उन दिनों पाकिस्तान में था। जब मुझे पता चला तो मैं बड़ा हैरान था उस बात पे। पाकिस्तान के तमाम बड़े इदारों के तमाम बड़े लोग, ताकतवर लोग मलिक साहब के यहाँ मुलाजमत किया करते थे, जो कि अब भी करते हैं। उस वक्त जो शुनी थी या जो मेरे इल्म में बात आई थी वो ये थी कि 31 के करीब तमाम बड़े इदारों के रिटायर्ड बड़े लोग मलिक साहब के यहाँ मुलाजमत कर रहे हैं। अच्छा, वो मुलाजमत क्या थी? एक तरह से मलिक साहब ने बहुत बड़ा नुकसान किया पाकिस्तान का। पाकिस्तान को संवारने में, बनाने में तो उनका बड़ा हाथ है, बहुत अच्छे उन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए हैं। लेकिन एक काम उन्होंने बहुत गलत किया कि उन्होंने पाकिस्तान की अशराफिया के मुंह को खून लगा दिया। वो ऐसे कि जितने लोगों को वो अपने यहाँ मुलाजम रखते थे उनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लग जाती थी, उनको गाड़ियाँ मिलती थी, घर मिलते थे। काम क्या होता था? कुछ भी नहीं। यानी आपने ऑफिस आके बैठना है, साइट सीइंग के लिए जाना है, ज़रा थोड़ा सा एक सर्वे करना है और आके बैठ जाना है। या उनको फ़ाइलें दे दी जाती कि जनाब ये लीजिए, कारोबार कीजिए, ये फ़ाइलें पकड़िए, प्लॉट बेचिए, प्लॉट ख़रीदिए। नतीजा ये हुआ कि देखते देखते रिटायर होने वाले वो लोग आसमान पे जाके बैठ गए और कारोबार को चार चांद लगना शुरू हो गए। ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि मलिक साहब की तरफ से ये उन तमाम लोगों को रिश्वत थी। रिटायर होने वाले लोग अगर ऐसी हर जगह पर पोस्टों पर जाके बैठ जाएंगे तो वो जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं, डिग्री हासिल करते हैं, मेरिट पर आते हैं, उनका हक उनको कब मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। आज भी आप देख लीजिए कि तमाम बड़ी पोस्टों पर पाकिस्तान के बड़े इदारों के बड़े लोग बराजमान हैं। मतलब इसकी क्या वजह हो सकती है वो आप खुद समझ सकते हैं, मुझे उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। खैर, मलिक साहब ने अल कादर ट्रस्ट के हवाले से गवाही देने से इनकार कर दिया। अब मलिक साहब को एक बात को रियलाइज़ तो करते होंगे, खैर रात को जब लेटते होंगे बिस्तर पे सोचते तो होंगे, पाकिस्तान के जिस मीडिया को उन्होंने चोरियां खिलाईं और उनका ख्याल रखा, आज वही मीडिया उनके हक़ में एक ख़बर चलाने तक का रवादार नहीं है। इस बात का एहसास मलिक साहब को यकीनन हुआ होगा। यही वजह है कि अब सुनने में आ रहा है कि मलिक रियाज साहब दुबई में अपने तौर पर एक मीडिया सेल, बड़ा मीडिया सेल बना रहे हैं और पाकिस्तान के बड़े जय्यद सहाफ़ी हायर कर लिए गए हैं जो कि दुबई में मुंतकिल हो चुके हैं या बाकी के हो रहे होंगे। कुछ और अफराद से भी राब्ते हो रहे हैं। चले, ये तो उन्होंने अपने दिफा में कुछ ना कुछ तो करना ही है। लेकिन मुझे यूँ लग रहा है कि या तो मलिक साहब अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचेंगे और उन्हें निशाने इबरत बना दिया जाएगा,
दूसरी सूरत, अगर मलिक रियाज साहब असहाब के मजबूत निकले तो ये भी हो सकता है कि वो नंगी तार साबित हो, एक ऐसी नंगी तार कि जिसको छूने से दूसरे तमाम अफराद भस्म होकर रह जाएं। ये भी हो सकता है। मलिक रियाज साहब के पास जो जो शवाहिद हैं, जो जो वीडियोज़ हैं, वो पाकिस्तान का कोई बड़ा इदारा भी इस बात का तसव्वुर नहीं कर सकता। और एक और बात, मलिक रियाज साहब ने जो करप्शन की है वो ज़मीनों के हिसाब से की है, यानी ज़मीनों की मद में की है। मैं उसको करप्शन इसलिए कहता हूँ कि आप जबरन किसी से ज़मीन ले लें, आप जरदारी को अपना रफ़ीक बना के, अपना दोस्त बना के, आप, मुझे नहीं पता, मुबैना तौर पर सुना तो ये है कि जरदारी साहब उनके पार्टनर हैं। यही वजह है कि लाहौर में इतना बड़ा बिलावल हाउस बना के दे दिया उन्होंने, सोना है कि जिसकी कीमत ही अरबों में है, 5 अरब से ज़्यादा की कीमत है उसकी। तो ऐसे ही तो नहीं ये सब कुछ दे दिया जाता है ना, कुछ तो वजह है। फिर कराची की ज़मीनों के हवाले से आपके सामने सारी बातें आई, सब कुछ आपने सुना कि कराची में ज़मीनें कैसे उनको अलॉट हुई। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कि मलिक रियाज साहब ने जिस ज़मीन पर हाथ रखा वो ज़मीन उनको मिल गई। ये भी एक तरह से करप्शन है। आप जिस तरह बाय हुक बाय क्रुक आप कोई चीज़ हासिल करते हैं तो ये करप्शन के ज़ुमरे में आती है। आप अगर किसी की रजामंदी के साथ कोई काम करें उसमें कोई एतराज़ नहीं है। इस बात को भी छोड़ दीजिए। मलिक रियाज साहब इस वक्त बीमार भी हैं। मलिक रियाज साहब दुबई में मुंतकिल भी हो चुके हैं और उम्र के इस हिस्से में मुझे यूँ लग रहा है कि अगर मलिक रियाज साहब के असाब काम कर गए और उनका साथ दे गए तो मुमकिन है कि मलिक रियाज साहब माजी में होने वाली अपनी गलतियाँ, कोताहियाँ या जो भी गुनाह उनसे सरजद हुए हैं उसका कफ़ारा भी अदा कर सकते हैं। वो इस तरह कि जब आप हक सच के साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर अल्लाह भी आपका साथ देता है और आप अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगें तो अल्लाह माफ़ भी कर देता है। लेकिन शर्त यह है कि आप हक सच के साथ खड़े हों। पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों की तरह नहीं जो जानते हैं कि बदी कहाँ पे है लेकिन वो बदी के साथ ही बने हुए हैं। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जानती है कि बदी किस जगह पे है लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी उस बदी का हिस्सा बनी हुई है। ठीक है, इसी तरह मलिक रियाज, जिनको मैंने कहा कि वो नंगी तार हैं, उनको छूने से बहुत नुकसान होगा। मलिक रियाज नामी इस चीज़ को चिंगारी बनाने की कोशिश की गई है। अगर ये चिंगारी अलाव में मुंतकिल हो गई तो पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा अलाव होगा और इसमें कौन कौन जलेगा इसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूँ। इसलिए कि मलिक रियाज साहब ने किसी ऐसे फ़र्द को यानी इस तरह से माफ़ नहीं किया कि उसके सबूत उनके पास ना हो। अगर किसी ने मलिक रियाज साहब को ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की है तो मलिक रियाज साहब उसके हाथों ब्लैकमेल हो गए, हाँ हो गए, लेकिन उसका सबूत उन्होंने हासिल कर लिया। ये वो वीडियोज़ हैं जो उन वीडियोज़ से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होंगी जो मरियम नौटंकी के पास हैं या वो नवाज़ शरीफ चोर के पास है या जरदारी के पास भी मुमकिन है कुछ स्टाफ हो, ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन कभी उस हवाले से उधर से कोई बात उठी नहीं। लेकिन चूँकि इनमें से कोई काबिल एतबार है नहीं, काबिल भरोसा नहीं है, तो कहीं पर कुछ भी हो सकता है। मरियम के पास जो वीडियोज़ हैं वो लोगों को बहकाने वाली वीडियोज़ हैं, यानी लोगों को पार्टियों में बुलाया, उनको शराबें पिलाई, शराबें पिला के उनको औरतें सप्लाई की, औरतों के साथ उनको कमरों में भेजा और फिर वो वीडियोज़ बना ली, जैसा कि वो जज अरशद मलिक के साथ हुआ था, जिसको सहने मदीना में बैठ के नवाज शरीफ का वो खबीस बेटा रिश्वत ऑफ़र कर रहा था। इन लोगों की खबासत देखिए कि इनको मुक़द्दस ज़मीन पे बैठ के भी खुदा का खौफ नहीं आता। ये किस कदर ये फ़िरौन सिफ्त लोग हैं, आप अंदाज़ा कीजिए। आज का व्लॉग थोड़ा सा तवालत इख्तियार कर जाएगा, लेकिन ये व्लॉग बहुत ज़रूरी है। मलिक रियाज इस वक्त अगर चाहें तो वो इमरान खान का साथ देकर, जो कि अभी तक तो वो दे रहे हैं, वो किसी तौर पर आमादा नहीं हो रहे झूठी गवाही देने के लिए, इसलिए कि मलिक रियाज साहब को पता है, मलिक रियाज साहब को इस बात का बखूबी एहसास है कि इस वक्त पाकिस्तान की 80% आबादी, बल्कि इसको 90 कर लीजिए, 90% आबादी इमरान खान के साथ है। बुज़दिल है वो एक अलग बात है, लेकिन दिल से अब लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए। देखिए, आप जब लिखते हैं ना कि कप्तान तुम तन्हा तब होगे जब हम नहीं होंगे, क्या फजूल जुमला है यार।
کہ کپتان تم تنہا تب ہوگے جب ہم نہیں ہوں گے. اور بھائی آپ تو باہر نکل ہی نہیں رہے تو اس کا مطلب آپ تو نہیں ہیں. اگر آپ نہیں ہیں تو کپتان تو تنہا ہی ہے نا. باہر نکلنا پڑے گا اس بات کے لیے. میں واپس ملک ریاض صاحب کی طرف آ رہا ہوں. ملک ریاض صاحب کے پاس جو فائلیں پڑی ہوئی ہیں, ملک ریاض صاحب کے طیارے کس کس نے جھولے ہیں, ملک ریاض صاحب کی گاڑیاں حمزہ شریف سمیت مبینہ طور پر, یوسف گیلانی کے بچوں سمیت, وہ جسٹس افتخار کے بیٹے سمیت, وہ ارسلان آپ نے وہ سارا کیس سن رکھا ہے. مطلب کس کس کی بات کریں, اور کون کون سا صحافی ایسا نہیں ہے جس نے ملک ریاض صاحب سے پلاٹ نہیں لیے یا پیسے نہیں لیے یا مراعات نہیں لی. میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو پوری طرح سے دبانے کی کوشش کی جائے گی, ملک ریاض صاحب کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کی جائے گی, یا ملک ریاض صاحب کمپرومائزڈ ہو جائیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر یقیناً پہلی بار پاکستان صحیح معنوں میں انقلاب کی طرف بڑھے گا, اس لیے کہ جو کچھ ملک ریاض صاحب کے پاس ہے وہ پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 2006-07 میں اگر 31 بڑے طاقتور لوگ ان کے ملازم تھے تو اس کے بعد سے لے کے اب تک کتنے ریٹائرڈ لوگ ان کے پاس ملازمت کرتے ہوں گے, اور کس کس کا ویک پوائنٹ ملک ریاض صاحب کے پاس نہیں ہوگا. لہٰذا میں نے اسی لیے کہا کہ ملک ریاض صاحب ننگی تار ہیں, اس کو ذرا سوچ سمجھ کے ہی چھونا پڑے گا جو بھی اس کو چھوئے گا, ورنہ ملک ریاض صاحب جلا کر خاک کر دیں گے ہر چیز کو. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ملک ریاض صاحب حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک دن بھاؤ تاؤ کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے اور عمران خان کے خلاف گواہی دے کے عمران خان کو سزا دلوانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد کا ملک ریاض صاحب کا جو انجام ہوگا, پھر ان کو سوشل میڈیا کی طاقت کو یاد رکھنا چاہیے. سوشل میڈیا ان کے ساتھ پھر وہ کرے گا جو ملک ریاض صاحب نے کبھی زندگی میں سوچا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ وہ پاکستان کا نیشنل میڈیا مین سٹریم میڈیا نہیں ہے جس کو آپ اشتہار دیں گے تو وہ آپ کے گن گائے گا. سوشل میڈیا پر آپ کا کوئی اشتہار نہیں چلتا, اور سوشل میڈیا کے بعد پھر جو نکلے گا, آپ کے پاس تو لوگوں کا جو ہے سو ہے, لیکن آپ کا جو نکلے گا وہ پھر دنیا دیکھے گی اور آپ خود بھی دیکھیں گے. میں ذاتی طور پر اس بات کی امید رکھ رہا ہوں ابھی تک کی ملک ریاض صاحب کی استقامت کو دیکھتے ہوئے کہ ملک صاحب حق سچ کا ساتھ دیں گے. اور ملک صاحب کے کھڑے ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ملک صاحب کو دیکھتے ہوئے اور بہت سے لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے گی, اور ممکن ہے کہ وہ بھی حق سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کریں. تو اب دیکھتے ہیں اونٹ کس جانب کروٹ لیتا ہے. آپ بھی انتظار کیجئے, ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ آخر میں خبریں دوں گا, لیکن اب چونکہ ویلاگ زیادہ طوالت اختیار کر گیا ہے تو یہ خبریں میں اگلے ویلاگ پہ چھوڑ دیتا ہوں. بات ضرور کرنی ہے اس پہ, کیونکہ کچھ خباثت پر مبنی چیزوں کے جواب دینا بہت ضروری ہوتے ہیں. ضرور دیں گے. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.